गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे बच्चे बताइए, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? ऑडिबल। वेरी गुड। एक बार सारे बच्चे बताइए, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? डन। आज हमारा फर्स्ट क्लास सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट का। आई वेलकम यू ऑल। अपूर्व, शीतल, शिवम, खुशी, आयुष, शॉर्ट्स, सारे बच्चों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आप लोग सारे ही बच्चे अभी ये जो लेक्चर है ये यूट्यूब पर देख रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली मैंने ये लेक्चर का एक्सेस आपको नवीन क्लासेस के सीएमए ऐप में भी दे रखा है। सीएमए नवीन क्लासेस ऐप पर जब आपने एडमिशन लिया होगा, आपके पास मेल आया होगा जिसमें आपको लिंक दी गई होगी, जहां पर एप्लीकेशन के लिंक, लैपटॉप एप्लीकेशन के लिंक, सारी एप्लीकेशन की लिंक थी। अगर आपने डाउनलोड करके रखा है तो प्लीज आप इनरोलमेंट सेक्शन में जाओ। इनरोलमेंट सेक्शन में जाके आप चेक करो अपना कोर्स के अंदर आपको ये लाइव दिखाएगा। एक बार जस्ट फॉर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप चेक कर सकते हो, सो दैट जब हम लोग नेक्स्ट वीक यानी मंडे से क्लासेस एप्लीकेशन पर चालू करें आपको कोई दिक्कत ना आए। और अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि सर मुझे मेल मिला या मैंने नहीं देखा या मुझे मेल नहीं मिला कोई कारण से, आप मेरी टीम के साथ कांटेक्ट करना, यू विल गेट ऑल डिटेल्स और उसके बाद आप आराम से उसको लॉगिन वगैरह करके आप अपना कोर्स चेक कर सकते हो। सीएमए नवीन क्लासेस की ऐप है, आपको ये सीएमए आपके लिए ही है। इसमें सारे कंटेंट सीएमए के आएंगे तो आपको वो सारा कंटेंट प्रॉपरली दिखाई देगा। डन है सर, डन। हम लोग आज फर्स्ट क्लास से पढ़ाई चालू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपने ओरिएंटेशन वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, क्या हमारा सिलेबस है, कैसा हमारा पेपर पैटर्न रहता है, हमें किस तरीके से पढ़ना है। बस एक छोटी सी बात बोलकर चालू करूंगा, सो दैट हम लोग हमेशा अपना जो पढ़ाई करें, अपने जो क्लासेस करें, वो हमारे लिए 100% कारगर हो और 100% रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो। देखो, आप जितने भी बच्चे आज क्लास कर रहे हो और जो बच्चे इस क्लास का बैकअप कर रहे हैं, आप सारे ही बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, एक एक डिग्री ले रहे हो लाइक सीएमए, सो दैट आपका लाइफ, आगे का लाइफ जो है पोस्ट सीएमए या पोस्ट पासिंग द एग्जाम्स, वो आपकी अच्छी से अच्छी हो सके। इसके लिए आज के दिन जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, आज के दिन जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस एनवायरमेंट की, उसको थोड़ा समझना। बिजनेस एनवायरमेंट या इंडस्ट्री आज के दिन एक ऐसा पर्सन चाहता है अपने यहां जिसके अंदर स्किल हो। नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट अगर नॉलेज होने के साथ साथ आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इनटू वर्क, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इनटू मनी, आप इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू रेवेन्यू फॉर द एंटिटी, तब आप एंटिटी के लिए कोई काम के नहीं रह जाते। जब भी आप पढ़ाई करें, पढ़ाई नॉलेज के पर्सपेक्टिव के साथ साथ रियल लाइफ में इसका क्या रेलेवेंस है उसके साथ भी आपको पढ़ाई करनी चाहिए। क्लास करते समय प्लीज आप हड़बड़ी ना करें। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं अगर आप वैसे पढ़ते चले जाएंगे, आई इंश्योर कोई भी बच्चा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस पेपर में एग्जामिशन से नीचे तो ला ही नहीं सकता, 70 से ऊपर ही जाएगा अगर आप थोड़ा सा मेरा बोला हुआ बात फॉलो करेंगे। हम लोग जब क्लास करेंगे मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे। आपको संडे का दिन वेस्ट नहीं करना है। जो मैं 6 दिन 5 दिन आपको पढ़ाऊंगा, संडे बैठ के सिर्फ एक बार उसको अच्छे से रिवाइज करना है।
हमारे जैसे जैसे आगे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, हम अपना टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर देंगे। वो टेस्ट वगैरह आपको अपीयर करना है। अगर आप मेरे साथ साथ चलते जाओगे, मैं जैसे बोलूंगा वैसे चलते जाओगे, आई अश्योर यू, मैं अश्योर करता हूं कि जिस दिन मेरी क्लास खत्म होगी उस दिन आप बोलोगे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया। आपको वापस घुमा के उस सब्जेक्ट को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, अगर आप मेरे बताए हुए डायरेक्शन में, मेरे बताए हुए तरीके से पूरे का पूरा पढ़ाई करोगे। तो प्लीज विथ ऑल एनर्जी आप ये सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे। एंड आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप वही गाइडलाइंस फॉलो करोगे जो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन है ट्रस्ट का। जितना 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 मैं बोलते जाऊं, आपको आंख बंद करके बस फॉलो करते जाना है कि हाँ सर ने कहा है, मुझे करना ही है। एंड टेक माय वर्ड्स, आपको आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, हमने जो पढ़ाई की थी वो एग्जाम में हमने अप्लाई की, एग्जाम में तो रिजल्ट मिला ही, और रियल लाइफ में भी हम इन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे। बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट। सुबह सुबह का ये टाइम यूटिलाइज करने का इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं हो सकता। आप हो सकता है अभी सुबह सो रहे होते, बट क्लास के कारण आप जागे तो आपका ये टाइम यूटिलाइजेशन होना शुरू हुआ। नॉर्मल बच्चा जब 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे अपना दिन शुरू करता है, तब तक आपका एक क्लास हो जाएगा, विच विल कीप यू अहेड ऑफ एवरीवन एल्स इन योर कॉम्पिटिशन। तो आप हमेशा आगे रहेंगे दूसरों से, अगर आप सुबह सुबह उठकर ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पे करते हैं। डोंट मिस, आप हमेशा लाइव करने की कोशिश करें, हमेशा ट्राई करें कि सर अगर सुबह उठ के आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उठकर जा सकते हैं। हम हमेशा लाइव क्लासेस करेंगे, हम कभी इसको बैकअप में नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने डाउनलोडेबल क्लासेस लिए, आप एक पेज से रेगुलर बेसिस पे देखते जाओ, बट उसमें भी कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, एक रूटीन बनाओ कि मुझे मॉर्निंग 8:45 से 10:15, 10:30 सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है, मैं और किसी दूसरे सब्जेक्ट को चालू नहीं करूंगा। मेरा ये रूटीन है, मंडे टू सैटरडे सर पढ़ाया करते थे, मंडे टू सैटरडे मैं भी अपनी पढ़ाई करूंगा। तब तो आप टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे, टाइमली क्लासेस भी कंप्लीट कर पाओगे, एंड यू विल सी कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में रजिस्टर भी हो रहा है, दिमाग में ठहर भी रहा है, और आप उसको बार बार अप्लाई भी कर पा रहे हो। विथ ऑल दीज वर्ड्स, लेट अस स्टार्ट एन अमेजिंग सब्जेक्ट, a subject that you have already studied in your class 11, class 12 CMA foundation level, a subject which is very close to your heart, and a subject which will help you to cross the 200 boundary of group 1, which will help you to score more and more, and get a rank or get good marks when you give your exams. ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपके मार्क्स को इस लेवल पे एलिवेट कर सकता है कि आप अपने ग्रुप 1 को पास ही नहीं, आप अपने ग्रुप 1 में जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहे उतना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट जो है, 3 में लॉ तो चलो फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वैसे टैक्स का सब्जेक्ट, कॉस्ट का सब्जेक्ट, ये आपके लिए सारे नए सब्जेक्ट है। यही वो सब्जेक्ट है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, जो हमेशा से आपके साथ रहा और फाइनल तक आपके साथ रहेगा, डोंट वरी। तो ये अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी इस सब्जेक्ट के न्यूसेंसेस को जानते हैं, हम लोग इस सब्जेक्ट को बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम रेगुलर रहे तो। So with all these things, let us start this amazing subject of financial accounting for CMA Inter. This is your paper number 6, and आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, एकदम रूट लेवल से चलेंगे, एकदम रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे। एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स विल बी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों होता है, अकाउंटिंग कैसे होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे। वैसे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग अगर एग्जाम वाइज बोलूं तो ज्यादातर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस चैप्टर से क्वेश्चन दिखाई देंगे, मल्टीपल चॉइस वाले पोर्शन में। बट कुछ कुछ ऐसे पोर्शन है इस चैप्टर में, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है। अगर मैं आपको ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग मेरे मैट में दिखाऊं, ये मैट ना आज प्रिंट होके अवेलेबल हो जाएगी आप सारे बच्चों के लिए। आप आज आके ये मैट, या कल मैं बोलूंगा ये मैट आके कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप टॉपिक वाइज चलोगे इसमें, तो सबसे पहले बेसिक एकदम जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि पूरे सिलेबस में हम लोगों को ये जर्नल बनाना है, लेजर बनाने हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं बेसिक्स आपका उसका रेडी कर दूं। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे कैश बुक। ये कैश बुक भी हमारा बेस ऑफ अकाउंटिंग है, ये भी हर एंटिटी को बनाना पड़ता है। ये इतने सारे कैश ट्रांजैक्शन एंटिटी करता है कि उसको प्रॉपर्ली उसको रिकॉर्ड करना आना चाहिए।
तीसरे लेवल पे हम जाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक बनाने के बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक में जो बैलेंस दिखाया जा रहा है, जो हमारे बुक्स में बैंक का बैलेंस दिख रहा है, वो सब सही है या नहीं, कोई इधर उधर तो नहीं हुआ है, कुछ पैसा कोई हिसाब वगैरह में गड़बड़ी तो नहीं है, वो चीज चेक करने के लिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। Thereafter we go to the next topic, which is capital and revenue transaction. नेक्स्ट टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इतने सारे टॉपिक मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, बाद बाकी अदर्स मिसलेनियस जो मैं पढ़ाते पढ़ाते आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे, इतने सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो हमारा बेसिक्स कंप्लीट होगा। ये सारे के सारे चैप्टर अगर आप इंस्टीट्यूट की मैट में जाओगे आपको बेसिक सेक्शन के अंदर दिखाई देंगे। इसके साथ और भी बेसिक चैप्टर में कुछ कंटेंट है, जैसे डेप्रिसिएशन का चैप्टर बेसिक्स के अंदर डाला हुआ है, जैसे आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट का कॉन्सेप्ट बेसिक्स के अंदर डाला हुआ है। मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट का कंटेंट आपका फाइनल अकाउंट चैप्टर में इंसर्ट कर दिया है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन का मैंने एक सेपरेट चैप्टर बनाया है जो हम लोग अलग से पढ़ेंगे विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ेंगे, वो समझ में आएगा तो फिर हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स मुझे डिस्कस करने हैं आपके साथ बेसिक्स में, वन बाय वन। तो आप समझो ये जो हमारा बेसिक्स का पोर्शन है ना, इसमें सिर्फ वो बचपन वाले बेसिक्स नहीं है, इसमें उसके साथ साथ थोड़े एडिशनल टॉपिक्स भी है जो हम लोगों को पढ़ने हैं। एग्जाम में ज्यादातर ये जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक है आपको मल्टीपल चॉइस सेक्शन में दिखता है, बट एक क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक के नंबर्स बहुत ज्यादा है, रेक्टिफिकेशन वगैरह बीआरएस वगैरह भी इंसर्टेड है, एक क्वेश्चन आपको 5 to 7 मार्क्स का अलग से भी दिख सकता है, जब आप मेन क्वेश्चन पेपर में जाओ, सेक्शन बी में जाओ। मैं यहां जो भी मार्क्स लिखता हूं मैं सेक्शन बी के हिसाब से लिखता हूं, एमसीक्यूज में तो सब कुछ मिला के आएगा। तो एमसीक्यूज में जो 1 2 3 क्वेश्चन आएंगे वो तो आएंगे ही, अपार्ट फ्रॉम दैट 5 से 7 मार्क का एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है सेक्शन बी में एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लाइक रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन या बीआरएस का क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग आज शुरू करेंगे एकदम बेस से, एकदम रूट लेवल से, और जो हम पहला टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को समझूं, सर हम लोग नोट कर सकते हैं क्या? जब मैं नोट करने बोलूंगा तभी नोट करेंगे, अदरवाइज आप नोट नहीं करेंगे। आप सिर्फ सुनने पर फोकस करें, क्योंकि ये सब चीजें आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, आपको इनको याद नहीं करना या आपको इनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं। जो चीज बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है उसको तो हम लोग प्रॉपरली नोट डाउन कर लेते हैं। जो चीज ऐसा है सर एक बार हमको पता है ये सब क्या होता है, हमने एक बार सुन लिया, हमारा काम हो गया, वी डोंट नीड टू राइट, बिकॉज बार बार हम कॉपी खोल के रिवाइज नहीं करेंगे इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों होता है, कौन करता है? ये चीज समझना, अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों होता है और कौन करता है। सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब होता है, अगर बेसिक हिंदी भाषा में बोलूं, हिसाब रखना। अगर हम लोग बात करें एक बिजनेस एंटिटी का, अब आप बिजनेस एंटिटी में जाओगे, अगर आप बिजनेस एंटिटी को छोड़ के अगर रूट लेवल से चालू करना चाहते हो, अपने घर से चालू कर सकते हो। आपके घर में भी अकाउंटिंग करते हैं, कौन करते हैं सर? आपकी मम्मी करती होगी, आपका पापा करते होंगे, बट अकाउंटिंग होता है आपके घर पे भी। जैसे आपके पापा मान लीजिए अर्न करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, और वहां से वो पैसा कमा के लेके आते हैं। ये पैसा घर के बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर है, घर चलाने के लिए जो बहुत सारे खर्चे लगते हैं, उन खर्चों के लिए हम लोग यूज करते हैं। आपके पापा क्या करते हैं, टाइम टू टाइम आपकी मम्मी को एक एक्स अमाउंट पकड़ा देते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके घर का मंथली बजट है 30,000 रुपए, 30,000 रुपए मंथली बजट है। पापा क्या करते हैं, 10 दिन का 10,000 रुपया खर्चा एक बार मम्मी को पकड़ा देते हैं। मम्मी को बोलते हैं ये 10,000 रुपए रखो, इसको अच्छे से रख लेना अपने पास, जो जो तुम्हारे नेक्स्ट 10 दिन में खर्चे हो ये 10,000 रुपए से कर लेना, और जो जो खर्चे हो वो एक जगह पर लिखते चली जाना। तो मम्मी मान लो से फॉर एग्जांपल फर्स्ट दिन सब्जी खरीद के लाई, उसका 500 रुपया लगा, मम्मी आएगी उस कॉपी में आके लिखेगी 500 रुपीज सब्जी। उसके बाद मान लो मम्मी ने खर्चा किया, किसी दीदी को सैलरी पे की, तो सैलरी पे की दीदी को उसका 1,000 रुपया खर्चा लिख दिया। ऐसे करके मम्मी 10 दिन में या जैसे जैसे खर्चा करते जा रही है, उस कॉपी में आके उसका हिसाब लिखते चली जा रही है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। 10 दिन बाद पापा मम्मी को बोलते हैं तुम कैश बॉक्स ले आओ, तुम वो कॉपी ले आओ जिसमें तुम हिसाब रख रही हो।
मम्मी 10 वो कैश बॉक्स ले जाती है, वो हिसाब ले जाती है। पापा 10,000 रुपए से वो हिसाब मिलाते हैं, क्या 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 खर्चा हुआ, कैलकुलेटर में सारा माइनस करके पापा बोलते हैं इतना रुपया तुम्हारे पास अभी होना चाहिए। मम्मी एक बार कैश बॉक्स से चेक कर लेती है, हाँ 500 रुपए 1000 रुपए मेरे पास पड़े। पापा बोलते हैं ठीक है ये हिसाब हो गया 10 दिन का, लो नेक्स्ट 10 दिन के 10,000 रुपए लो, इसका प्रॉपरली हिसाब रखना जैसे तुम रख रही हो। ये जो हिसाब रखते हैं ना हम लोग, ये ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो पैसे का लेन देन हो रहा है, इस हिसाब रखने को ही हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। अगर मारवाड़ी भाषा में बोलूं तो हम लोग मारवाड़ी में इसको बोलते हैं रोकड़ मेंटेन करना, रोकड़ लिखना। रोकड़ लिखना मतलब रेगुलर बेसिस पे जो सब चीज हो रही है, जो खर्चा आप कर रहे हैं, जो आपका पैसा लेन देन हो रहा है, उनको एक जगह पर लिख के रखो ऑन अ पीस ऑफ पेपर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि पैसा कहां से आया, कहां गया और उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। अगर आप घर के लेवल पे अकाउंटिंग देखोगे तो बस इतना सा अकाउंटिंग होता है, ये इससे मेनली पापा और मम्मी पूरा घर चला लेते हैं। पापा और मम्मी को पता रहता है घर पे क्या हो रहा है और उससे रिलेटेड उनको जो डिसीजन लेने होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। सर क्या फायदा होता है ये बना के, क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, पैसा सही से रह रहा है कि नहीं, कोई चोरी तो करके नहीं ले जा रहा है घर से, कोई पैसा इधर उधर तो नहीं कर रहा है। 500 रुपए सब्जी लाने के लिए बेटे को भेजा था, सब्जी 200 रुपए की आई, बेटा 300 रुपया कहाँ रख लिया। ये सारी चीजों का पता पापा मम्मी को चलना चाहिए। पापा मम्मी को पता चलना चाहिए मंथली हमारे यहाँ कितना खर्चा होता है ऑन एन एवरेज, सो दैट किस तरीके से हमको कमाना है, क्या हमको काम करना है, ये सारी चीजें डिसीजन ले सके पापा। तो पापा ये अकाउंटिंग मेंटेन क्यों कर रहे हैं, सो दैट वो इनके बेसिस पे इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, जिनके बेसिस पे वो डिसीजन ले सके कि हमको घर चलाने के लिए क्या क्या चाहिएगा, हमको घर चलाने किस किस तरीके से चलाना है। तो अकाउंटिंग का द बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इज हिसाब रखना। हिसाब रखना, पैसों का हिसाब रखना, होने वाली घटनाओं का हिसाब रखना, सो दैट आप अच्छी तरीके से अपने पैसों को मैनेज कर सके, अच्छी तरीके से उन पैसों को यूटिलाइज कर सके, आपके पैसे इधर उधर ना हो। इस हिसाब रखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अकाउंटिंग। अब जब आप रियल लाइफ में जाते हो, आप बिजनेस एंटिटीज में जाते हो, बिजनेस एंटिटीज ने बहुत लोगों से पैसे ले रखे हैं, बहुत लोगों से सामान खरीद रखा ऑन क्रेडिट, बहुत लोग बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड है, जिनका बिजनेस एंटिटी से कोई ना कोई रिलेशन है या कोई ना कोई इंटरेस्ट है। ये जो बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड लोग होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर अलग होता है, स्टेक होल्डर अलग होता है। बिजनेस एंटिटी में सिर्फ मालिक ही नहीं होता जो पूरा धंधा देख रहा है या जो पूरा धंधा चला रहा है। मालिक के साथ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड है, उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए अपना समय पैसा दे रहे हैं। ये जो लोग बिजनेस एंटिटी में अपना समय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये हमेशा जानना चाहते हैं कि बिजनेस में सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। अब इनको ये कैसे पता चलेगा बिजनेस में सब कुछ चल रहा है कि नहीं सही से, अगर इनको टाइम टू टाइम हिसाब मिलेगा तो ये पता कर पाएंगे, हाँ इतना रुपया बिजनेस में लगा हुआ है, इतना रुपया कमाई किया गया, इतना रुपया नुकसान हुआ, इतना रुपया पड़ा है, ये बिजनेस के एसेट है, ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। ये सारी इंफॉर्मेशन जब उनको मिलेगी तभी तो वो ये डिसीजन ले पाएंगे। और ये इंफॉर्मेशन उनको मिलती है फ्रॉम द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं जनरली डील्स विद अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बिजनेस। जो डे टू डे बिजनेस में घटनाएं हो रही है, जो पैसों का लेन देन हो रहा है, उसका हिसाब रखने को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करेगा, क्यों करते हैं हम लोग, सो दैट वी कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल information to stakeholders. We can provide financial information to stakeholder मतलब any person who have interest in the business, who wants to be indulged in the business, who have invested money, invested his time, invested his efforts for the business. They want to know कि business में क्या चल रहा है, और वो business में क्या चल रहा है उसकी information business entity किसको देगा, उनको provide करेगा through accounting, ताकि वो क्या कर सके, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से वो डिसीजन लेंगे रिलेटेड टू द बिजनेस। हमको इस बिजनेस के साथ कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, और पैसा लगाना है, पैसा कम करना है इस बिजनेस से, ये सारे जो डिसीजन, हमको एज एन एम्प्लॉय कंटिन्यू करना है कि हमको नई कंपनी देख लेनी चाहिए, फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है, ये सारे डिसीजंस लेने के लिए जो उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
और सिर्फ इन स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं, इंटरनल मैनेजमेंट जो धंधे को मैनेज कर रहा है उसको भी सब कुछ पता चलता रहे रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहां हम स्टैंड करते हैं, कैसा हमारा बिजनेस चल रहा है। उसके लिए भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, सो दैट वो सारे डिफरेंट विंग्स ऑफ अकाउंटिंग लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो सारे के सारे डिफरेंट विंग्स ऑफ अकाउंटिंग अपना काम कर सके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे बोलूं तो बिजनेस का सबसे लास्ट फंक्शन होता है। बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये डे टू डे बेसिस पे होते जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हिस्टोरिकल फैक्ट से डील करता है, जो हुआ उसको रिकॉर्ड करने से डील करता है। बट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग लास्ट लास्ट लेवल होने के बाद भी बाद बाकी दूसरे लेवल को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन इसी से होके जाती है, वो इंफॉर्मेशन उनको और कहीं से नहीं मिल सकती। तो जितने भी हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स है, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है जो हमारे धंधे से रिलेटेड है, उनको जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि धंधे में क्या हो रहा है ताकि उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सके, वो लोग देखते हैं अकाउंटिंग की तरफ, वो लोग देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ। हम लोग ये जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम लोग ये सब्जेक्ट में जो बातें कर रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कर रहे हैं। जब आप कॉस्ट के सब्जेक्ट में जाओगे यू विल अंडरस्टैंड why cost accounting is important, what are the information that a cost accounting system provides, cost accounting से क्या इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर ले सकते हैं और उससे किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है, वो सारा कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अलग से सीखेंगे। हम लोग इस चैप्टर में या इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस सो दैट स्टेक होल्डर्स कैन टेक देयर डिसीजंस। तो सबसे पहला होता है अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब रखना। हिसाब क्यों रखना? ताकि हम टाइम टू टाइम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने स्टेक होल्डर्स को दे सके। क्यों चाहिए उनको इंफॉर्मेशन? ताकि वो डिसीजन ले सके कि उनको बिजनेस के साथ किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है, किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है। अब जब इतनी बातें बोल देता हूं ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि समझ में आ गया सर, अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी करता है ताकि वो अपने मालिकों को, अपने स्टेक होल्डर्स को हिसाब दे सके। सिर्फ बिजनेस एंटिटी ही अकाउंटिंग नहीं करता। एंटिटी चाहे कोई भी हो, बिजनेस के लिए हो या नॉन बिजनेस हो, एंटिटी चाहे प्रॉफिट सीकिंग हो या नॉन प्रॉफिट सीकिंग हो, हर एंटिटी को हिसाब रखना पड़ता है। जो भी पैसे आ जा रहे हैं उसके बिजनेस में, जो भी पैसे आ जा रहे हैं रेगुलर एक्टिविटीज में, उनका हिसाब रखना पड़ता है। तो ये जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली बिजनेस एंटिटीज, दिस इज फॉर बोथ। चाहे वो एक प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या वो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट सीकिंग, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने आए गए पैसों का हिसाब रखना पड़ता है। और ये हिसाब रखने के लिए उनको मदद करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उनको मदद करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम लोग जब अपने सिलेबस में पढ़ाई करेंगे, हमारा एक चैप्टर आएगा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर वापस आएगा, वो इंटर में फाउंडेशन में भी पढ़े थे, बिल्कुल वो वापस आएगा इंटर लेवल पे, जहां पर आपको सीखा जाए, आप सीखोगे कि किस तरीके से जो नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमा के अपने मालिकों को बांटना नहीं है, वो तो पैसा कमाती है या पैसा उनके पास आता है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी मेंबर्स, टू दी स्टूडेंट्स, और वो पैसा वो वापस खर्च कर देती है फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स स्टूडेंट एंड मेंबर्स एंड द प्रोफेशन, सो दैट कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोफेशन ग्रो कर सके। तो चाहे वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक एंटिटी अकाउंटिंग करती है सो दैट वो पैसों का हिसाब रख सके, जिससे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके स्टेक होल्डर को, और उस इंफॉर्मेशन से स्टेक होल्डर डिसीजंस ले सके, स्टेक होल्डर्स डिसीजंस ले सके। ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग है जो हम लोगों को इस सब्जेक्ट में सीखना है, इस सब्जेक्ट में सीखना है। तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग कौन करता है, क्या ये बात आपको क्लियर है? पहले तीन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अकाउंटिंग की, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। सर मतलब अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सिर्फ बिजनेस से लेकर इसको नहीं देख सकते। सर हमारे घर से अकाउंटिंग शुरू होती है, बिल्कुल आपके घर से अकाउंटिंग शुरू होती है। इंडिविजुअल को भी अकाउंटिंग करनी चाहिए। इंडिविजुअल को कैसे अकाउंटिंग करनी चाहिए? आपको पॉकेट मनी मिलती है पापा से, उस पॉकेट मनी का हिसाब रखना सीखिए।
अगर आपको पॉकेट मनी मिली है, से फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ के लिए 500 रुपए, आप एक जगह लिखिए 500 रुपए मैंने पापा से इस दिन लिए। अब इस 500 रुपए से मैंने ऐसे 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 खर्चा किया, इतने रुपए मेरे पास सेविंग्स है, इतने रुपए मेरे पास बच गए जो मैं अपने गुल्लक में डाल दूंगा, अपने पिगी बैंक में डाल दूंगा, जो फ्यूचर में मेरे को काम आएगा, या मैं उसको एसआईपी करूंगा, उससे इन्वेस्टमेंट्स करूंगा। एक ये की आदत आपको बचपन से लगनी चाहिए। और हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग सेविंग के लिए हमेशा आगे रहते हैं, हम लोग सेविंग्स को हमेशा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। हम सिर्फ प्रेजेंट कंजम्पशन करके खुश नहीं रहते, हम फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं। आज तो हमको लाइफ अच्छे से जीना ही है, फ्यूचर में भी मेरा लाइफ सिक्योर्ड होना चाहिए। तो हर एक बच्चे को अपना अपना पर्सनल अकाउंटिंग खुद करना चाहिए। उनको जो पैसे मिल रहे हैं, उनको जो मनी मिल रहा है पापा से एज इन दी फॉर्म ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, पॉकेट मनी, उसका भी हिसाब आपके पास होना चाहिए। आपको रियल में पता चलेगा मेरे पैसे जा कहां रहे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हमेशा शॉर्ट रन करता है, आउट ऑफ कैश हमेशा रन करता है, 500 रुपए पापा 7 दिन के लिए देते हैं, उनका 3 दिन में ही खत्म हो जाता है, उसको तो सबसे पहले हिसाब रखना चाहिए टू अंडरस्टैंड पैसा कहां जा रहा है। हो सकता है उसको दिखाई दे जिस दिन पैसा आता है इतना खुश होता है कि दोस्त को बोलता है चल आज मेरे पास है, हम पार्टी देगा, और पहला ही दिन 500 में 300 रुपया खर्चा कर दिया पार्टी देने में, फिर पूरा हफ्ता 6 दिन चलाना है 200 रुपया में, तो वो तो आउट ऑफ कैश रन करेगा ही बेचारा। हमेशा हमेशा हर जन को ये हिसाब रखना चाहिए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड हाउ मनी कम्स एंड हाउ मनी गोस। यहां तक ठीक है। अकाउंटिंग हम लोग किसको बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर है सर, अकाउंटिंग किसको बोलते हैं। ये अकाउंटिंग एक बिजनेस एंटिटी करता है सो दैट वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके अपने स्टेक होल्डर को, जिसके बेसिस पे वो स्टेक होल्डर डिसीजंस ले सके। यहां तक ठीक। अब हम लोग जो बात करेंगे, मेनली जब हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम लोग बिजनेस एंटिटी के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि मेन जो अकाउंटिंग, सर पॉकेट मनी का बैलेंस लौटाना पड़ जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। तुम एक तरीके से समझो, तुम री इन्वेस्ट कर रहे हो पॉकेट मनी को, पापा के पास पैसा जाना इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ योर मनी। जैसे आज आप लोग तो इतने छोटे हो, तब आपको ये वो लग रहा है, मैं आज तक जितना भी रुपया कमाता हूं, उस रुपए पे पूरा का पूरा मैं अपने पापा को दे देता हूं। मेरे पापा का पूरा उस मनी पे कंट्रोल है। क्यों दे देता हूं, क्योंकि मेरे से अच्छा मेरे पापा उस पैसे को संभाल पाएंगे, मेरे से अच्छा मेरे पापा उस मनी को इन्वेस्ट कर पाएंगे। जिससे जिससे क्या फायदा होगा, जिससे ये फायदा होगा कि जो मैं पैसे कमा रहा हूं वो इधर उधर बर्बाद नहीं होंगे, वो सही जगह पर चैनलाइज रहेंगे, जिससे मेरे को ही फ्यूचर में फायदा होगा। तो आप तो पॉकेट मनी की बात कर रहे हो, मैं तो पैसे कमा रहा हूं, वो कमा के भी मैं पापा को ही देता हूं, मेरे पापा ही सारे मेरे पैसे मैनेज करते हैं। मेरा पापा, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भैया, वही सब उसकी देख रेख करते हैं। मेरे पास टाइम है, पढ़ाई को छोड़ के, पढ़ाने को छोड़ के कुछ नहीं कर सकता हूं। सारा का सारा देख रेख उनके हाथ में है, वही उसको संभालते हैं, वही उसको आगे ग्रो करवाते हैं, वही उसको जगह जगह पर यूज करते हैं, सो दैट हम लोग का पूरा पूरा फैमिली बिजनेस अच्छी तरीके से चल सके। तो ये अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है। ये आप समझो आपके पैसे री इन्वेस्ट हो रहे हैं, री इन्वेस्ट। और अगर आप वो हो जाएंगे, खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, तो पापा बोलेंगे नहीं बेटा तू ही रख, तू अच्छे से इसको यूज कर रहा है, तू अच्छे से इसको पैसे को रख रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तू अच्छे से इस पैसे को सेव कर रहा है, तू ही अपने पास पैसे रख, मुझे देने की जरूरत नहीं। तो वो रिस्पॉन्सिबल जैसे ही आप होंगे, आप टेंशन ना ले, पापा आपको बोलेंगे आप ही करो, आप ही मैनेज करो, आप ही सब अच्छे से रखो। वो तो अपने पैसे भी लाके आपको दे देंगे, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू ही मैनेज कर। अब हम लोग जब बात करते हैं ना बिजनेस की, ऐसे तो अकाउंटिंग सबको करना पड़ता है, बट हम लोग जब अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग को अगर अच्छे से समझना है, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं बिजनेस एंटिटीज की, कि एक बिजनेस एंटिटी जो डे टू डे बिजनेस में कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग वो कैसे करता है, उसका हिसाब वो मेंटेन कैसे करता है। अगर मैं बात करूं बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग कैसे करता है, तो अकाउंटिंग करने का ना एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग करने का एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, फाउंडेशन लेवल पे भी आपने पढ़ रखा है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, सबसे पहले होता है एक बिजनेस एंटिटी, सबसे ऊपर होता है एक बिजनेस एंटिटी जिसके लिए आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, जिसका आप हिसाब रखने जा रहे हो, हिसाब मेंटेन करने जा रहे हो, सबसे ऊपर होता है एक बिजनेस एंटिटी। एक बिजनेस एंटिटी में डे टू डे कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस को सिंपल बेसिस पे समझो तो लेन देन होते हैं।
पैसा आता है, पैसा जाता है। सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है। हम लोग किसी को गुड्स बेच रहे हैं, आज पैसा नहीं देगा, बाद में देगा। किसी से गुड्स खरीद रहे हैं, किसी से लोन ले रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं। डेली बेसिस पे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे मॉनिटरी इवेंट्स होते हैं। मॉनिटरी इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? मॉनिटरी इवेंट्स। मॉनिटरी इवेंट्स का मतलब सर, इन इवेंट्स होने के कारण आपके बिजनेस में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है, आपके बिजनेस में जो पैसा है, पैसा कैश है, वो चेंज होता है सर। अगर कोई भी इवेंट ऐसा है जिसके कारण आपके बिजनेस में एसेट्स, लाइबिलिटीज, आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर इफेक्ट आता है, उन इवेंट्स को हम लोग मॉनिटरी इवेंट्स बोलते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन। बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो डे टू डे बेसिस पे एक बिजनेस एंटर करता है। हमारा अकाउंटिंग में सबसे पहला काम होता है इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। हम लोग इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोन एज जर्नल। इसी का दूसरा नाम होता है सब्सिडरी बुक। जर्नल और सब्सिडरी बुक। हम सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे ही वो होते हैं, हम उनको फर्स्ट पॉइंट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोन एज जर्नल। हम लोग जर्नल को अलग से डिस्कस करेंगे, जर्नल हमारे पास अलग से आएगा। ये जर्नल में हम लोग सारे के सारे ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग इनको करते हैं एनालाइज, या हम लोग बोलते हैं क्लासीफाइंग स्टेज। क्लासीफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई। ये क्लासीफाई हम लोग करते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोन एज लेजर। सबसे पहले आपका बनता है जर्नल में आप सारे ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उन सारे ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स नोन एज लेजर अकाउंट्स, इन द बुक नोन एज लेजर बुक। क्लासीफाई करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है समराइजिंग। बिजनेस में तो रेगुलर बेसिस पे 100 ट्रांजैक्शन, 200 ट्रांजैक्शन, हजारों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। पूरे साल भर में लाखों ट्रांजैक्शन एक बिजनेस एंटिटी एंटर कर रहा है। अब हम लोग इन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर को जब इंफॉर्मेशन चाहिए ना, उनको समराइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। वो आपके पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर नहीं बैठेंगे टू अंडरस्टैंड आप क्या कर रहे हो। वो तो आपको बोलेंगे हमको समराइज करके बता दो भैया क्या हो रहा है, ताकि हम उस बेसिस पे अपना डिसीजन लेके आगे बढ़ जाए। ये समराइजिंग हम सबसे पहले करते हैं बाय प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट नोन एज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं होता, जो आपने लेजर अकाउंट बनाए हैं उन लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस से अगर आप एक स्टेटमेंट फॉर्म करते हो, स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जो हेल्प करता है आपको ये समझने में कि आपकी अकाउंटिंग में अरिथमेटिक एक्यूरेसी है कि नहीं, आपने जो अकाउंटिंग किया है वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से सही से किया है या नहीं, वो समझने में आपको हेल्प करता है एक स्टेटमेंट नोन एज ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस से हम लोग टाइम टू टाइम पीरियोडिकली हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिन स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे पहला आउटपुट होता है फाइनल अकाउंट्स, जो हम लोग स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेकर अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। इन फाइनल अकाउंट्स को अच्छी लैंग्वेज में बोलूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की लैंग्वेज में बोलूं, रियल लाइफ पर्सपेक्टिव की लैंग्वेज में बोलूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो जगह जगह पर फाइनल अकाउंट्स वर्ड ही दिखेगा, बट जैसे ही आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाओगे विच इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यू विल सी दी वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि कंपनीज के केस में देयर इज नो वर्ड कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट। फाइनल अकाउंट्स की जगह कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड को समझाया गया है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड ही फाइनल अकाउंट्स है। वो कंपनीज के केस में उसको नाम देते हैं, रियल लाइफ में वर्ल्ड में नाम देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारा का सारा समराइजेशन करने के बाद फाइनल अकाउंट्स हमने बना लिया। ये फाइनल अकाउंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने स्टेक होल्डर को। इसके साथ साथ मैनेजमेंट भी इन फाइनल अकाउंट्स को यूज करता है फॉर फर्दर प्रोसेस। फाइनल अकाउंट्स के बाद समराइज करने के बाद हम लोग इन सारे स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग वेरियस टूल्स लाइक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस। इन सब के बेसिस में एनालिसिस किया जाता है पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का,
ये मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी भी करती है और जो स्टेक होल्डर को फाइनल अकाउंट्स मिला वो भी करते हैं, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस इज परफॉर्मिंग। वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को समझने के लिए, बिजनेस की पोजीशन को समझने के लिए वो एनालिसिस करते हैं। एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करते हैं वो रिजल्ट्स को, इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स और अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट्स, अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट्स या इंफॉर्मेशन, so that they can take decisions, they can take decisions। वो रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो पूरा एनालाइज करके उन्होंने निकाला है उसको अंडरस्टैंड करते हैं ताकि उनके बेसिस पे वो डिसीजंस ले सके। एंड इंटरप्रेट करने के बाद वो लोग इन सारे रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर देते हैं टू स्टेक होल्डर्स, कम्युनिकेट कर देते हैं टू स्टेक होल्डर्स, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स टू स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट किया जाता है तो सो दैट स्टेक होल्डर भी इन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से अपने डिसीजन लेकर बिजनेस के साथ आगे कंटिन्यू कर सके, जैसा वो बिजनेस का फ्यूचर देख रहा है उसके बेसिस पे। ये पूरे के पूरे 6 स्टेप होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। हमारे लिए एट द इंटर लेवल ये हमारा लास्ट दायरा रहेगा। हम लोगों को समराइजिंग तक सीखना है, यानी हम लोगों को फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखना है, फाइनल अकाउंट्स रेडी करना सीखना है, सो दैट वो इंफॉर्मेशन से आगे लोग यूज करके अपना एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन कर सके एंड बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें समझ सके। हमारा इंटर लेवल का सिलेबस सिर्फ समराइजिंग स्टेज तक है। हमको जर्नल करना आना चाहिए, लेजर करना आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए, फाइनल अकाउंट्स बनाना आना चाहिए। अगर आप फाइनल अकाउंट्स बनाना सीख गए, आपका इंटर लेवल का सिलेबस कंप्लीट। इसके बाद का जो भी काम है वो फाइनल लेवल पे आप सीखते हो जब आप कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हो। रिपोर्टिंग का जो काम है, एनालाइज करना, डिसीजंस लेना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना स्टेक होल्डर्स को, ये जो काम है ये काम आप फाइनल लेवल पे सीखते हो इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये पूरा का पूरा मेरा अकाउंटिंग का एक साइकिल होता है, अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है जो अकाउंटिंग करते समय हम लोग फॉलो करते हैं। फाउंडेशन लेवल पे ये सब वर्ड्स आपने पहले से सुन रखे हैं। मैं इंटर लेवल पे सिर्फ एक बार आपके आंखों के सामने से ले जा रहा हूं सो दैट हर चीज ब्रश अप रहे, आपको ये वर्ड्स पता रहे, आपको इन वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट एंट्री स्कीम से भी आए हैं, 3 साल बीकॉम करने के बाद वो अभी इस सीएमए कोर्स में आए हैं। उन बच्चों के साथ थोड़ा सा हार्डशिप सिर्फ यही होता है कि बीकॉम लेवल पे, क्योंकि पढ़ाई उतनी लेवल पे वो नहीं कर पाते हैं, वो इतना लेवल पे वो फोकस कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है, कनेक्शन नहीं बैठता है पढ़ाई के साथ। वो बच्चा जब आता है इंटर लेवल पे, सीएमए इंटर में डायरेक्ट इंटरव्यू से आता है, वो कभी कभी फेस करता है कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं सब्जेक्ट के साथ। वो कनेक्शन बैठाने के लिए थोड़ा सा ये बेसिक जरूरी है। जब आप वर्ड्स वगैरह समझने लग जाओगे, एक चीजें याद आने लग जाएंगी आपको, तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे जब आप आगे जाओगे। क्या ये अकाउंटिंग साइकिल सबको क्लियर है? हम लोग अकाउंटिंग किस फेज बाय फेज मैनर में करते हैं? मतलब सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही चीज है। शिवम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है ना, अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस प्रोसेस का एक आउटपुट है जो हम लोग निकाल कर स्टेक होल्डर को देते हैं फॉर देयर डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द होल प्रोसेस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द आउटपुट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आउटपुट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आउटपुट हम लोग स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो डिसीजन ले सके। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव ये था, भैया हम हिसाब रखेंगे, ये हिसाब टाइम टू टाइम हम लोग अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करेंगे, उससे वो लोग डिसीजन मेकिंग करेगा। तो वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के मुझे स्टेक होल्डर को देने पड़ते हैं। अगर ये बात आपको क्लियर है ना, मैं चाहूंगा ये अकाउंटिंग साइकिल वाली बात ना आप फटाफट नोट डाउन करें कॉपी में, हेडिंग दे अकाउंटिंग साइकिल और उसके नीचे ये नोट डाउन करें। पहली वाली बात आप नोट डाउन करना चाहते हो कर सकते हो, बट आई थिंक ये सब चीजें आपको पता है, तो मतलब मेरे लिए वो ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आप करना चाहते हो कर सकते हो। सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया तो कुछ भी आ सकता है। आपको अगर क्लास में पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ भी आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उसका कोई दायरा थोड़ी है। प्लीज आप फटाफट इसको नोट डाउन करें। जब आप नोट डाउन करना हो जाए, मेरे को सिर्फ बोले डन सर। जो बच्चे डाउनलोडेबल भी क्लासेस कर रहे हैं,
रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हैं, आप भी नोट डाउन करें, आप वीडियो को आगे ना बढ़ाएं, 1 से 1.25 की स्पीड से ज्यादा पर वीडियो ना देखें। मैं ये बार बार रिपीट इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे को चिंता है कि कहीं आप हड़बड़ी में पढ़ने के कारण अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स खराब ना कर लें। फिर बच्चे बोलते हैं सर मैंने क्लास बहुत हड़बड़ी में की थी, अब रिवीजन कर रहा हूं तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कैसे याद आएगा? हर चीज पर समय देना पड़ता है उसमें मास्टर होने के लिए। प्लीज नोट डाउन करें। वेरी गुड शिव अर्जुन, क्या नाम, वेरी गुड यार। दो मतलब पर्सनालिटीज का नाम, भगवान का नाम तुमने अपने में इंक्लूड कर रखा है, शिव एंड अर्जुन, वाह। मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। हो गया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलूं मैं? आगे चलें। पॉइंट नंबर 3। अब ये अकाउंटिंग क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हमें करना है, ये हमने समझ लिया। बट हम डायरेक्टली ना जर्नल करने पर नहीं उतर सकते हैं। हम डायरेक्टली जर्नल करने पर नहीं उतर सकते हैं। हमें जर्नल करने से पहले यानी अकाउंटिंग को प्रैक्टिकली करने से पहले कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम ये कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए अकाउंटिंग थोड़ा ईजी होगा। अगर हम ये टर्मिनोलॉजीज बिना पढ़े आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जब हम अकाउंटिंग करने बैठे। तो हमें अब थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा, रिलेटेड टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, रिलेटेड टू अकाउंटिंग। जब हम लोग अकाउंटिंग करते समय जिन चीजों को ध्यान रखते हैं, जिन चीजों को दिमाग में रखते हैं, तो हम लोग पॉइंट नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, कन्वेंशंस डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो हम लोग अकाउंटिंग करते समय डे टू डे में ध्यान रखते हैं, जिनका डे टू डे हमें केयर रखना पड़ता है जब हम अकाउंटिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं।
ये सारे कॉन्सेप्ट आपने कभी ना कभी बचपन में सुन रखे हैं, आपको सारे एक बाई एक पता है। मैं सिर्फ वो लिखवाते जा रहा हूं सो दैट आपको ये याद रहे कि हाँ, हम लोग ये सब पढ़ के आए हैं और ये सब अकाउंटिंग करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आप कभी भी नहीं भूल सकते व्हेन यू आर डूइंग अकाउंटिंग इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट? बोला गया जब भी जब भी आप बिजनेस एंटिटी के अकाउंटिंग करेंगे, जब भी आप बिजनेस एंटिटी के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उसको अकाउंट फॉर करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो सेपरेट पर्सन्स है। बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो सेपरेट पर्सन्स है। ये लोग अलग 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 पर्सन्स है, ये लोग अलग अलग एंटिटीज है, ये लोग अलग अलग आइडेंटिटीज है। जब भी आप बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस की अकाउंटिंग, आप ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को, ओनर के पर्सनल किए गए कर्मकांड को बिजनेस में इफेक्ट नहीं देंगे। जब भी आप ओनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, ओनर की अकाउंटिंग करेंगे, तो बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजैक्शन ओनर में नहीं जाएंगे। यानी बिजनेसमैन और बिजनेस एंटिटी दोनों अलग अलग आइडेंटिकल, दोनों डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज है। जब आप बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे, बिजनेस की अकाउंटिंग करते समय आप बिजनेस में होने वाले सारे इवेंट्स को, सारे ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फॉर करोगे। अगर ओनर अपने पर्सनल लाइफ में कुछ कर रहा है, कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसको आपको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर ओनर बिजनेस में पैसे डाल रहा है तो जैसे दूसरों से पैसे लेते हैं तो उनको लाइबिलिटीज क्लासिफाई करते हैं, ओनर से भी जब आप पैसा लोगे तो उसको भी आप लाइबिलिटी ही बोलोगे। एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइबिलिटी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल या इक्विटी। वो ठीक है, वो अलग होगा, बट बिजनेस के लिए एक तरीके से ये भी एक पेएबल है जो उसको पैसा चुकाना है टू दी स्टेक होल्डर। कुछ कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी, बट ये लाइबिलिटी ही होगा। ये आपको लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ही प्रेजेंट करना होगा कि हमने ओनर से इतना रुपया ले रखा है जो मेरे को फ्यूचर में उसको लौटाना पड़ेगा। ओनर अगर बिजनेस से कुछ पैसा वापस लेता है, ओनर अगर बिजनेस से कुछ वापस रिसोर्सेज निकालता है, तो ये बिजनेस के लिए खर्चा नहीं है, ये ओनर ने अपने कैपिटल का विड्रॉल किया, ये ओनर ने ड्रॉइंग्स किया है। जब भी ओनर के साथ आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, आप हमेशा उनको रिकॉर्ड करेंगे थ्रू कैपिटल, थ्रू इक्विटी। आप कभी भी ओनर के पर्सनल इनकम को अपनी इनकम नहीं बताएंगे, ओनर के पर्सनल खर्चों को अपने खर्चे नहीं बताएंगे। जब भी अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेसमैन और बिजनेस एंटिटी को अलग अलग एंटिटीज मानकर, अलग अलग आइडेंटिटीज मानकर अकाउंट फॉर करेंगे। यानी ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन उसकी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे, वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको नहीं दिखने चाहिए। बिजनेस के ट्रांजैक्शन आपको बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे, ओनर के बुक्स में नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर ओनर बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है तो बिजनेस का ये ऑब्लिगेशन है कि ये पैसा उसको फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा, विच इज नोन एज कैपिटल, विच इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी। अगर ओनर बिजनेस से कुछ पैसा वापस ले रहा है, कुछ रिसोर्सेज ले रहा है, तो ये एक तरीके से ड्राइंग्स है, ये एक तरीके से वो कैपिटल का पैसा वापस निकाल रहा है, उसको ये इस तरीके से अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो ऑलवेज अकाउंटिंग करते समय ये ध्यान रखें, बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट एंटिटीज है। बिजनेस की अकाउंटिंग करते समय बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को इंटैंगल करने का, बिजनेसमैन के पर्सनल कामकाज को इंटैंगल करने का जरूरत नहीं है, वो अलग है और बिजनेस एंटिटी अलग है। तो अगर ओनर अपने बच्चे की फीस पे कर रहा है तो ये आपको बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना। ओनर अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहा है अपने वाइफ के लिए, आपको उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। सर मान लीजिए ओनर जो बच्चे की फीस पे कर रहा है वो बिजनेस ने कैश निकाल के पे कर रहा है, तो बिजनेस ये बताएगा कि हमारे यहां से कैश गया और वो ओनर निकाल के लेके गया। वो ये नहीं बोलेगा कि बच्चे की स्कूल फीस हमारा खर्चा है। बिजनेस के लिए बच्चे की स्कूल फीस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, बिजनेस के लिए बच्चे का स्कूल फीस पेमेंट इज नॉट अ खर्चा। तो आप उसको खर्चा बोल के नहीं लिख सकते, आप सिर्फ इतना बोलोगे कि ओनर ने अपने कैपिटल में से थोड़ा सा पैसा निकाल लिया है सो दैट वो बच्चे की फीस पेमेंट कर सके। हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है वो बच्चे की फीस कितनी है, ओनर ने पैसा निकाला, हम लोग उसको ड्राइंग्स बोल के रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जब भी आप अकाउंटिंग करोगे हमेशा रिमेंबर, बिजनेसमैन एंड बिजनेस एंटिटी आर टू सेपरेट पर्सन, दे आर नॉट वन एंड द सेम, दे आर नॉट वन एंड द सेम। तो मैं लिख सकता हूं, आप भी लिखेंगे मेरे साथ साथ, बिजनेस मैन एंड बिजनेस एंटिटी are two separate persons, are two separate persons or entities
two separate person or entities while maintaining books of accounts of business, personal transactions of owners out of their personal resources shall not be recorded in books of accounts of business, shall not be recorded in books of accounts of business, shall not be recorded in books of accounts of business. Any amount invested by owner in business is classified as capital. ये बिजनेस का इनकम नहीं है, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है. And any amount withdrawn by owner is classified as drawings. Is classified as drawings. Is classified as drawings. Full stop. Is classified as drawings. फुल स्टॉप. जब भी अकाउंटिंग करेंगे हमेशा ये चीजें दिमाग में रखेंगे, इनको कभी नहीं भूलेंगे. इनको भूल जाएंगे तो अकाउंटिंग गलत होना शुरू हो जाएगा. तो बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते अनलेस वो बिजनेस के पैसों से किया गया हो, तब हमको उसको कैश का इफेक्ट बिजनेस की बुक्स में लिखना पड़ता है. बट वो अगर अपने पर्सनल रिसोर्सेज से कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो बिजनेस एंटिटी को इसको रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं. बिजनेस एंटिटी बोलता है आप अलग हम अलग, हम जो हम करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, आप जो आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कीजिए. हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नंबर बी, डबल एंट्री सिस्टम. ये अकाउंटिंग का सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये प्रिंसिपल के बिना अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती. वो अकाउंटिंग सही होगी नहीं, वो अधूरी रह जाएगी. डबल एंट्री सिस्टम बोला कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा जिसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करते समय समझिएगा कि हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट होंगे या हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे. एक इफेक्ट को हम करेंगे डेबिट, दूसरा इफेक्ट को हम करेंगे क्रेडिट. एंड इस तरीके से करेंगे द टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट. द टोटल ऑफ डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट. जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे. एक इफेक्ट को हम करेंगे डेबिट और एक इफेक्ट को हम करेंगे क्रेडिट. सर किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारा नेक्स्ट डिस्कशन आएगा जहां पर हम बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को समझेंगे, जहां पर हम अकाउंटिंग के रूल समझेंगे कि भैया अकाउंटिंग एक्चुअली होता कैसे है. तो वो हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में आएगा. धीरे धीरे हम उसको बिल्डअप करेंगे कैसे हम डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करते हैं. हम लोग इतना स्मूथ कर लेंगे कि आपको ना वो डेबिट क्रेडिट किसको करना है वो हमेशा हमेशा ध्यान में रहेगा. याद नहीं बोल रहा हूं, याद करने नहीं बोल रहा हूं, आप खुद पता कर पाएंगे इसको डेबिट कर दीजिए इसको क्रेडिट कर दीजिए. उसको हम लोग अलग से पढ़ाई करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा. तो डबल एंट्री सिस्टम मतलब एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस will affect at least two accounts. One account will be debited, and other account will be credited. In such a way
in such a way that total of debits will always be equal to total of credits, will always be equal to total of credits. Total of debits will always be equal to total of credits. ये हमारा अकाउंटिंग करने का तरीका रहेगा। हम अकाउंटिंग करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, हम जर्नल करते समय हमेशा इंश्योर करेंगे डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल इक्वल आ रहा हो। हम लेजर बनाते समय हमेशा इंश्योर करेंगे अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ या नहीं, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ तो दूसरा अकाउंट डेबिट हुआ या नहीं। हम हमेशा इंश्योर करेंगे सो दैट हमारी अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन हो सके और इसका हिसाब पाई से हम मिला सके। सर जब हम लोग घर में अकाउंटिंग करते हैं तो सर डेबिट क्रेडिट कैसे चलता है? नॉर्मली मम्मी मेंटेन कर रही है सिर्फ आपका कैश बुक। 10,000 रुपए पापा से मिले तो उसको डेबिट कर दिया कैश में कि भैया ये रुपया आया। आप जितना खर्चा करते जा रहे हैं वो मम्मी एक एक करके क्रेडिट करते जाएगी। तो यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट चलते रहता है। बट मम्मी वो सारे डिटेल्ड लेजर नहीं बनाती। मम्मी ये नहीं करती कि दीदी का सैलरी अकाउंट एक अलग से बनाएगी और जो सैलरी पे करती जा रही है वो सैलरी अकाउंट पे भी पोस्ट करेगी, क्योंकि उतनी डीपली इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। पापा मम्मी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके बेसिस पे वो घर चलाएंगे वो इन्फॉर्मेशन उनको उस कैश बुक से ही मिल जाता है। उनको अलग अलग लेजर नहीं चाहिए, उनको अलग अलग ज्ञान नहीं चाहिए, वो वहीं से ही पता कर लेते हैं पूरे महीने में कितनी एंट्री होगी। 100 एंट्री होगी, वो 100 एंट्री में पापा चेक कर लेते हैं। ये देख दीदी का सैलरी टोटल 3,000 रुपया दीदी का सैलरी गया है। ये देख सब्जी का हमारे टोटल महीने में 5,000 रुपए की सब्जी लग रही है। मेडिसिन का टोटल 10,000 रुपए का खर्चा है। वो पूरे के पूरे पापा वहीं से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। पापा को अलग से लेजर अकाउंट नहीं चाहिए होते। वो बहुत शॉर्ट में अकाउंटिंग होती है क्योंकि उतनी ही इंफॉर्मेशन नीड हमारी होती है। अगर हमारे यहां मान लो लाखों रुपए मंथली खर्चे होते हैं और हमको एकदम एक एक ट्रेस करना है किसमें कितना खर्च हो रहा है, तो मुझे वो डिटेल्ड अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती, जिसके लिए हम एक एक लेजर अकाउंट खोलते। फिर हमें उतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें मोटा मोटा पता होना चाहिए कहां से क्या आ रहा है क्या जा रहा है, बस उसके लिए हम लोग वो मेंटेन करते हैं, हमारा काम हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम। ये सब हमेशा आपको ध्यान रखना, ये भूल जाएंगे तो अकाउंटिंग आप समझो आधी गलत हो जाएगी आपकी। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये क्या होता है? जब भी आप बिजनेस एंटिटी की अकाउंटिंग करोगे आप हमेशा ये मान के चलना कि ये जो बिजनेस एंटिटी है ये अभी नियर फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा। अभी हम इसका बिजनेस रोकेंगे नहीं, अभी जो चल रहा है सब कुछ चलते रहेगा, जैसे चल रहा है सब कुछ चलता रहेगा स्मूथली। हमें अभी बिजनेस बंद करने की, बिजनेस के ऑपरेशंस को कम करने का कोई ऐसा सर्कमस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे हमेशा यही मान के अकाउंटिंग करेंगे कि मेरा बिजनेस जो है अभी फोर्सिएबल फ्यूचर में चलेगा। ऐसा कोई सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता जिसके कारण मेरे को कल ही कल बिजनेस बंद करना पड़े या उसका ऑपरेशंस कट डाउन करना पड़े। सर ये गोइंग कंसर्न का अकाउंटिंग में क्या रेलेवेंस है? अकाउंटिंग में रेलेवेंस ये है, ये गोइंग कंसर्न हमको हेल्प करता है टू अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन बाय सेग्रीगेटिंग देम। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में रहेगा तो हम उसको लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे अकाउंट फॉर कर लेंगे। कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसका इफेक्ट आज आया आज ही कंप्लीट हो गया, उसको पूरा का पूरा अभी रिकॉर्ड कर लेंगे। गोइंग कंसर्न मेरे को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि भैया अगर कोई चीज का इंपैक्ट आगे भी आएगा, नेक्स्ट ईयर में भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा, तो उसको फ्यूचर में हम कैरी फॉरवर्ड करें। कोई अगर ऐसे ट्रांजैक्शन या इवेंट्स है जिनका इफेक्ट सिर्फ इसी साल आया आगे नहीं आएगा तो उसी को इसी साल रिकॉर्ड करके खत्म कर दे, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड ना करें। आप जो चीजों को बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पीरियड में लेके चले जाते हो, ये इसलिए क्योंकि हमारा ये अजम्पशन है कि बिजनेस अभी नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू होगा, बिजनेस उसके आगे भी कंटिन्यू होगा। हम ये मानते हैं कि हमने एक बिजनेस अगर खोला है तो वो हम फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। ये जो हम लोग अजम्पशन लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन के कारण ही हमारा अगर कोई एसेट है जो हमें 5 साल बेनिफिट देता है, हम लोग उसको धीरे धीरे 5 साल में डेप्रिशिएट करके अकाउंट फॉर करते हैं। हम लोग उस एसेट का खर्चा को इमीडिएटली पीएल में चार्ज नहीं करते क्योंकि मुझे पता है मेरा बिजनेस अभी 5 साल चलेगा तो ये एसेट का बेनिफिट मैं धीरे धीरे 5 साल में उठा पाऊंगा। बट
अगर मान लो आपने एसेट खरीदा जिसका बेनिफिट 5 साल मिलेगा, बट आपको पता है आप बिजनेस नेक्स्ट 6 महीने में बंद करने वाले हो, तो आप चाह कर भी उस एसेट के खर्चे को 5 साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका धंधा 6 महीने में बंद होने वाला है। आपको उस 6 महीने में ही सारी अकाउंटिंग करनी होगी, वो 6 महीने में ही खर्चा लिखना होगा, नुकसान लिखना होगा, सब कुछ लिखना होगा। ये हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न असम्पशन का इंपॉर्टेंस। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, आप हमेशा ये अज्यूम करके चलना कि अभी बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर, जितना दूर तक मैं देख पा रहा हूं बिजनेस आराम से चलेगा, उसको बंद करने का कोई ऐसा कंडीशन मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो फोर्सिएबल फ्यूचर गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या बोलता है? बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, business will continue to exist in the foreseeable future. In the foreseeable future, business will continue to exist in the foreseeable future. There are no circumstances existing which may show a need to close the business or curtail its scale of operation. curtail मतलब कम करना, काटना। curtail its scale of operation. मेरे को ऐसा कोई भी ऐसा रीजन नहीं दिख रहा है जिसके कारण हमको ये लग रहा है कि ये बिजनेस मेरे को बंद करना पड़ेगा या इसके ऑपरेशंस को कट डाउन करना पड़ेगा। मेरा बिजनेस जो है वो फोर्सिएबल फ्यूचर में चलेगा। तो अगर कोई ऐसे खर्चे हैं जिनका बेनिफिट फ्यूचर में आएगा, मैं उन खर्चों को धीरे धीरे राइट ऑफ करूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। मुझे पूरा का पूरा खर्चा इसी अकाउंटिंग पीरियड में, इसी साल राइट ऑफ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर में चलेगा। आप जो भी बैलेंस शीट बनाते हो, ये बैलेंस शीट हम लोग इसी असम्पशन से बनाते हैं कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, इसीलिए सारे एसेट्स वगैरह को हम उसी तरीके से दिखाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये इनका बेनिफिट मेरे को आगे मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगने लगे नहीं भैया बिजनेस तो बंद होने वाला है, आगे बेनिफिट नहीं आएगा, तो आपको वो लॉसेस राइट ऑफ करके खत्म करने होंगे, आप उनको एसेट्स बोल के कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न असम्पशन। ये गोइंग कंसर्न असम्पशन मानकर हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग करते हैं, पूरी की पूरी अकाउंटिंग करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर डी, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पॉइंट नंबर डी, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। आप लिख रहे हैं मेरे हिसाब से, मैं मान रहा हूं कि आप मेरे साथ नोट डाउन करते चले जा रहे हैं। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब आपको एग्जाम में आइदर एज एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखने के लिए आ सकते हैं। वो बोल सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोइंग कंसर्न असम्पशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो आपसे पूछ सकता है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करते रहेगा, बिजनेस को कहीं बंद नहीं करना, अभी बिजनेस चलते चला जाएगा। तो क्या अगर हमको लगता है ये बिजनेस 10 साल चलेगा, तो मैं अपने स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन 10 साल बाद प्रोवाइड करूं कि भैया अभी आपने पैसा दिया है, धंधा चल रहा है, चलने दो, अभी माथा पच्ची मत करो, 10 साल बाद जब बिजनेस बंद होगा हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसके हिसाब से डिसीजन ले लेना। स्टेक होल्डर बोलेगा फिर उस इन्फॉर्मेशन का क्या फायदा होगा जब धंधा बंद ही हो जाएगा? अगर धंधा बंद ही हो जाएगा तो मेरे को इन्फॉर्मेशन देके हम क्या करेंगे? उसका घास थोड़ी काटेंगे। हमको तो इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम चाहिए, हमको तो इन्फॉर्मेशन पीरियोडिकली चाहिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है वो हमको पता चले और उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सके। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है भला ही आपका बिजनेस का एक लॉन्ग लाइफ हो, भला ही आपका बिजनेस का एक इनफाइनाइट लाइफ हो, बट जब बात आएगी अकाउंटिंग की, जब बात आएगी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की स्टेक होल्डर को, आप उसको पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आप उनको पीरियोडिकली टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देके ताकि वो अपने डिसीजन ले सके, इसके लिए बोला गया जब भी बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग करेगा ना, वो अकाउंटिंग करेगा ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी बिजनेस की लॉन्ग लाइफ को छोटे छोटे पीरियड में बांट दिया गया। जनरली पीरियड ऑफ 1 ईयर इज नोन एज एन अकाउंटिंग पीरियड, 12 मंथ्स इज नोन एज एन अकाउंटिंग पीरियड। कोई कंपनीज, कोई एंटिटीज जनवरी टू दिसंबर अपना अकाउंटिंग पीरियड लेकर चलती है, कोई अप्रैल टू मार्च लेकर चलती है, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। कंपनीज के केस में रूल है अप्रैल टू 31 मार्च, बट प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको अकाउंटिंग पीरियड यही लेना पड़ेगा, कुछ भी आप ले सकते हैं, बट जनरली आपको अप्रैल टू 31 मार्च दिखेगा, क्योंकि इनकम टैक्स एंड दूसरे लॉस भी उसी के बेसिस पे चलते हैं।
तो बिजनेस की बड़ी लाइफ को, इनफाइनाइट लाइफ को छोटे छोटे पीरियड में बांट दिया जाता है, सो दैट उन पीरियड की अकाउंटिंग करके टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर को प्रोवाइड किया जा सके। इन छोटे छोटे पीरियड को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, और ये अकाउंटिंग पीरियड हमको हेल्प करता है पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर तक पहुंचाने के लिए, पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर तक पहुंचाने के लिए। तो पीरियोडिसिटी बोलता है द इनफाइनाइट लाइफ, इनफाइनाइट लाइफ कौन बोला? गोइंग कंसर्न। The infinite life of a business is divided into small या smaller time period, smaller time periods. Just a second. Into smaller time periods known as accounting period. The books of accounts, the books of accounts are maintained on the basis of such accounting period, are maintained on the basis of such accounting period, and periodically financial information, आप फाइनल अकाउंट्स भी लिख सकते हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू स्टेक होल्डर्स फॉर देयर टाइमली डिसीजंस, फॉर देयर टाइमली डिसीजंस। हम लोग बिजनेस की बड़ी लाइफ को छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। हमारा अकाउंटिंग हमेशा इस अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पर होगा। हम लोग हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और उन फाइनल अकाउंट्स को स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करेंगे, स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करेंगे, ताकि स्टेक होल्डर टाइम टू टाइम अपने डिसीजंस ले सके, टाइम टू टाइम अपने डिसीजंस ले सके। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए आपको। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बोलो क्या? सेपरेट एंटिटी। दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। तीसरा पढ़ा गोइंग कंसर्न असम्पशन। चौथा पढ़ा पीरियोडिसिटी। जब आप रेगुलर अकाउंटिंग करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और है जो मैं धीरे धीरे लूंगा आपके साथ, बट ये मेरे को लगता है 4 ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर बच्चे को पहले से पता होना चाहिए, हु वांट्स टू लर्न अकाउंटिंग, हु वांट्स टू डू अकाउंटिंग, क्योंकि इनके बिना अकाउंटिंग नहीं होगा। पहले बताइए, क्या ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चारों आपको क्लियर है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एंड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ये 4 कॉन्सेप्ट आपको एकदम 100% समझ में आने चाहिए। इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा अकाउंटिंग किया जाएगा, यहां तक बिल्कुल ठीक है। ये हमने एक बेस समझा कि जब हम अकाउंटिंग करने जाएंगे हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तीसरा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, हमारा बिजनेस जो है वो बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर में चलेगा, अभी हमें बिजनेस कट डाउन करने का या बंद करने का कुछ नहीं है। तो अगर कोई ऐसे खर्चे, कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा, मैं उसको उसी तरीके से अकाउंट फॉर कर सकता हूं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस की बड़ी लाइफ को छोटे छोटे पीरियड में बांट दो और पीरियड वाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ और फाइनल अकाउंट्स बनाते चलो, ताकि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके स्टेक होल्डर को। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 4, important elements of accounting, important elements of accounting, important elements of accounting। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सारे सब्जेक्ट हमारे साथ लिए हैं,
कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो दूसरी दूसरी जगह दूसरे सब्जेक्ट्स लिए हैं। आपका कोई क्लास है क्या, मतलब आगे आगे का आपका रूटीन क्या है, वो मेरे को थोड़ा बताओ सर। आप हम लोगों को हेल्प कीजिए ना, रूटीन क्या होना चाहिए सर। हम लोग तो एकदम एकदम इधर उधर तितर बितर हो रखे हैं, क्या करना है। हम लोग तो बस जैसा सब चल रहा है, जैसा भेड़ चल रहा है वैसे ही चल रहे हैं। देखो, अगर आपको अच्छी तरीके से दोनों ग्रुप के एग्जाम देने हैं, आपको इंश्योर करना है कि आपके आपके पास कितने सब्जेक्ट है, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। आपको अगर टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, प्रॉपरली यूटिलाइज, आप चारों सब्जेक्ट स्टार्ट करें ग्रुप 1 के। क्यों चारों सब्जेक्ट स्टार्ट करना बेटर रहेगा सर? एक या दो सब्जेक्ट अगर आप लेकर स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ आप पकड़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2 घंटे का आपने क्लास किया, बाद बाकी पूरे दिन क्या करोगे सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिवाइज करेंगे, पूरे दिन में 10 घंटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिवाइज करोगे? इतना तो मैं क्लास में पढ़ाता ही नहीं हूं 2 घंटे में, जो तुम 10 घंटे रिवाइज करने में लगा दो। सर चलो 2 सब्जेक्ट का ट्यूशन लेंगे, 2 2 4 घंटा, बाद बाकी 8 घंटे क्या करोगे? सर आप 8 घंटे 10 घंटे, मतलब आप बोल रहे दिन में 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा? यस, एट द इंटरमीडिएट लेवल एवरी डे यू हैव टू स्टडी 12 आवर्स। आपको इंटरमीडिएट लेवल पे 12 घंटा रेगुलर बेसिस पे अपनी रूटीन बनानी पड़ेगी। अरे सर क्या मजाक करते हैं, 12 घंटा कोई पढ़ता है क्या दिन में? मैं आपको रूटीन बना के देता हूं, आपको 12 घंटा एकदम रियलिस्टिक लगेगा। अगर मैं एक स्टूडेंट, मैं क्या फॉलो करता था, मैं वो बताता हूं मेरी रूटीन, जिससे मैंने अपने अपने जो स्टूडेंट करियर था, अपना जो स्टूडेंट वाला टाइम था, वो मैंने बहुत अच्छे से निकाला। मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, बहुत सारे रैंक स्कोर किए, ओनली बिकॉज मैं ये रूटीन फॉलो करता था। जब भी मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करता था, प्रिपेयर करता था। अब कोई बोलता है कि इंटरमीडिएट में कितना घंटा पढ़ाई करे, मैं बोलता हूं 12 आवर्स एवरी डे, 12 आवर्स एवरी डे। संडे 6 आवर्स, संडे 6 आवर्स। संडे एक दिन अपने आप को ब्रेक देना चाहिए, इंसान को ब्रेक देना चाहिए। बेस्ट है अपूर्व, अगर आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, लाइव क्लासेस आर दी बेस्ट। आप क्लास करके फिर जाना अपने काम के लिए। कोई दिन छूट जाए, कोई ऑफिस में काम हो, तो प्लीज इंश्योर कि आप क्या करोगे, आप क्लास सुबह नहीं कर पाए तो शाम को करके नेक्स्ट दिन वापस लाइव ज्वाइन करोगे। प्लीज डू लाइव क्लासेस, यू विल बी एबल टू मेंटेन योर रूटीन। 12 आवर्स पर डे की पढ़ाई कैसे करें सर, हम लोग कैसे करें? चलो 24 घंटे का हमारा दिन होता है, 24 आवर्स। ये 24 आवर्स पर डे में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको निकाल देता हूं, दैट इज स्लीप। 24 आवर्स पर डे में सबसे पहले मैं स्लीप को हटा देता हूं। मैं मानता हूं एक एक एवरेज स्टूडेंट जो जिसकी एज अभी 20 21 साल है, 19 साल है, उसको 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। और सिर्फ बच्चे को क्या, सबको, हम लोगों को भी 7 to 8 आवर्स की स्लीप की रिक्वायरमेंट है। सर मोदी जी तो 3 घंटे 4 घंटे सो के अपना काम कर लेते हैं। ही इज मतलब मैं इस उम्र में उस आदमी की कर्मठता देख के मैं उनसे इंस्पायर्ड हूं कि भैया वो किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, कि वो 3 4 सो करके घंटे सो करके भी इतने फ्रेश है, वो पूरा का पूरा अपना दिन बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत करते हैं। बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक अस, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी। आपको, आप अगर लोगे तो आपका दिमाग चलेगा, और आपको लॉन्ग टर्म तक अपना दिमाग चलाना है तो आपको एक प्रॉपर स्लीप जरूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को इतने प्रेशर में डाल रहे हो कि आगे जाकर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे लॉन्ग रन में। चाहे वो बच्चा पीजी में रहता हो, चाहे वो बच्चा अपने घर में रहता हो, 7 घंटे के सोने का आदत डालो। पीजी के बच्चों को रूटीन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उनके उनके लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाते हैं। आज दोस्त बोला चल घूमने चलते हैं, आज दोस्त का बर्थडे है, आज इसका बर्थडे, आज पीजी में वो है, आज पीजी में ये है, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है। उनको थोड़ा अपने आप से स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अदरवाइज बाद बाकी जो बच्चे अपने घर में रहते हैं वो रूटीन इजिली फॉलो कर सकते हैं। कितना बचा सर? 8 घंटा सो गए, 16 आवर्स लेफ्ट। इस 16 आवर्स में मैं 3 से 4 घंटे आपको दे रहा हूं फॉर योर डेली कोर्स ऑफ ऑप्शन, डेली कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। खाना पीना, नहाना धोना, थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह यूज करना, ये आपका 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। 3 बार खाते हो, 4 बार खाते हो, 15 15 मिनट के 1 घंटा, आधी घंटा नहाने वगैरह में टोटल लगाओगे, बैलेंस 2 से ढाई घंटा आपके पास बचता है। जो आप करना चाहो, आप मोबाइल फोन देखना चाहो मोबाइल फोन देखो, आप क्रिकेट खेलना चाहो क्रिकेट खेलो, स्विमिंग जाना चाहो स्विमिंग जाओ, डांस करना चाहे डांस करो। 4 घंटे दिन के मैंने आपको फ्री दे दिए, आप जो करना चाहे कर सकते हो।
अब बैलेंस टाइम आपको पढ़ाई करना है। ये पढ़ाई का टाइम हम कैसे जचाते हैं? से फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा रात को सोता है 11 PM एंड सुबह उठता है 8 घंटे के बाद 8 AM, सॉरी 7 AM। 8 घंटे के बाद वो 7 बजे उठता है। उठने के बाद 7 to 7:30 आप फ्रेश होने के लिए टाइम लेंगे। आप फ्रेश होंगे, आप बिल्कुल भी सीधा उठते ही पढ़ने नहीं बैठेंगे, हमेशा पहले आप फ्रेश होइए, मुंह हाथ धोइए, थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करवाइए, थोड़ा सा फ्री हैंड कीजिए, थोड़ा चाय वगैरह पी लीजिए, एकदम फ्री हो जाइए, फ्रेश हो जाइए। 7:30 to 9:30 आपका फर्स्ट स्लॉट होगा। 7:30 to 9:30 आपका स्लॉट 1 होगा। स्लॉट 1 2 घंटे का, जिसमें आप फर्स्ट क्लास करोगे। अभी क्योंकि आपकी क्लासेस रहेंगी, आप अपना पढ़ाई चालू की हो, आप अपना फर्स्ट क्लास करोगे। जैसे जैसे क्लासेस कम होती जाएंगी, इनकी जगह पर रिवीजन सब्जेक्ट 1 आ जाएगा, जिसका आपको रिवीजन करना है, बट अभी आपको क्लास पे फोकस करना है। फिर 9:30 to 10 आपका ब्रेकफास्ट का ब्रेक रहेगा। आप ब्रेकफास्ट करो। सर आपकी क्लासेस तो 8:30 से चालू होती है, आप 7:30 से रूटीन क्यों बना रहे हो? अरे टेंटेटिव है, उसको आगे बढ़ा लो, चेंज कर लो। आप सुबह उठ के पहले थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर लो, फिर मेरे साथ क्लास में बैठ जाओ, थोड़ा चेंज कर लो उसको। मैं आपको एक टेंटेटिव रूटीन दे रहा हूं। फिर 10 AM से 12 नून आपका स्लॉट नंबर 2 होगा। आप सेकेंड क्लास करोगे। अगर आपको लगता है ब्रेक चाहिए 12 AM से 12 नून से 12:30, यू विल टेक अ ब्रेक। हर 2 घंटे पढ़ने के बाद आधी घंटे का ब्रेक लो। फिर आप 12:30 से, थर्ड स्लॉट आ गया, 12:30 से 2:30 या 2 PM तक 1.5 आवर। स्लॉट 3 1.5 आवर आप स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। जो पढ़ा है थोड़ा सा उसका रिवीजन वगैरह कर लिया, कोई होमवर्क वगैरह किसी सब्जेक्ट का बाकी है कर लिया। 2 PM से 3 PM लंच एंड थोड़ा रेस्ट। स्लॉट नंबर 4 3 PM टू 5 PM। स्लॉट 4 2 घंटे का। आप थर्ड क्लास करोगे अपनी दिन की, थर्ड क्लास आप करोगे दिन की। इसके बाद 5 PM टू 5:30 PM इवनिंग स्नैक्स। 5:30 से आप बैठोगे 7:30 तक। स्लॉट नंबर 5 2 आवर्स फोर्थ क्लास। 7:30 टू 8:30 PM डिनर का ब्रेक। रेस्ट करो, डिनर का ब्रेक लो। लास्ट स्लॉट आता है आपका 8:30 PM से 10:30 या 11 PM। स्लॉट 6 सेल्फ स्टडी, 2 to 2.5 आवर्स सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट दिन का होमवर्क जो पढ़ा उसका रिवीजन, इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको करना है। ये आपका टोटल पूरा का पूरा रूटीन रहेगा जब आप अपनी पढ़ाई करोगे। और अगर आप ये 6 स्लॉट में अपना दिन बांट दो विद प्रॉपर रेस्ट, तो आप देखोगे अपने आप आपका पूरा का पूरा दिन यूटिलाइज होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कितना स्मूथली पढ़ाई कर लिया। हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद आधी घंटे का ब्रेक इज नेसेसरी, और बीच में 2 बड़े बड़े 1-1 घंटे के ब्रेक, सो दैट आप थोड़ा रिलैक्स कर सको, आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स कर सके। खाओ पियो, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा टीवी देख लो, थोड़ा मोबाइल चला लो, सब कुछ चलेगा। अगर आप इस तरीके से अपनी एक रूटीन बना के मेंटेन करते हो ना, अब आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे लंच में 2.5 घंटे 2 से 2.5 आधी घंटे का ब्रेक लेके आप 5 से 6 शाम को ब्रेक ले लो, खेलने चले जाओ, थोड़ा देर खेल लो, या थोड़ा देर आप अपना फ्रेश हो जाओ, थोड़ा देर वॉक करने चले जाओ। जो जिम करता है वो जिम कर लो, वो आप अपनी रूटीन चेंज करो। बट मेरे पास ये 6 स्लॉट होने चाहिए 2 घंटे के, जिस 6 स्लॉट में मैं अपनी पढ़ाई करूंगा जो जो मेरे को अच्छे से करनी है। कभी पढ़ने का मूड नहीं करे तो उस स्लॉट में आप सिर्फ प्रैक्टिस डाल दो कि आज मैं अकाउंट का सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, आज मेरे को पढ़ने का मूड नहीं करा तो मैं नया चीज लेके नहीं बैठूंगा, आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा। और संडे के दिन क्या है, कोई क्लास मत करो, संडे के दिन सिर्फ क्या करो, पूरे वीक जो पढ़ा उसका प्रैक्टिस करो, उसका रिवीजन करो, सो दैट वो 6 घंटे यूटिलाइज करे। पूरे वीक को आपने सही कर लिया, उसके बाद आप शाम को घूमने चले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं।
अगर आपके पास ये 6 स्लॉट है और आप किसी एक या दो सब्जेक्ट की सिर्फ क्लास लेके चालू करते हो, 3 सब्जेक्ट की क्लास लेके चालू करते हो, तो बहुत आपका टाइम इनिशियली वेस्ट होता है। क्योंकि इनिशियली महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप देखोगे क्लासेस नॉर्मल चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, चीजें आपको एकदम इजीली समझ में आएंगी, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन के लिए। रिवीजन का टाइम नॉर्मली लगता है 2 महीने की क्लासेस के बाद, जब आपका पुराना पुराना चीज सर ने कंप्लीट करा दिया, वो आपको थोड़ा 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 बैठ के रिवाइज करना होता है। तो अगर किसी बच्चे को प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करना है सीएमए इंटर लेवल पे, उसको 4 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1 के साथ स्टार्ट करना चाहिए, चारों सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। अब आप लाइव लो, लाइव रिकॉर्डेड मिक्स लो या सारा रिकॉर्डेड लो, वो आपके ऊपर है, बट जो भी करना है आपको ये स्लॉट्स बना के अपनी पढ़ाई करनी है। तब जाके अपना टाइमली सिलेबस कंप्लीट होगा, तब आप ग्रुप 2 स्टार्ट कर पाएंगे टाइमली, और आप दोनों ग्रुप एक साथ एग्जाम दे पाएंगे। सर अगर मैं लाइव क्लासेस करूं तो क्या मैं अभी दिसंबर वाला अटेम्प्ट बैठ सकती हूं? देखो मैं यही बोलूंगा सानिया, 80 to 90% कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले पहले। बट क्योंकि दिसंबर के एकदम फर्स्ट वीक में 10 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाता है, तो थोड़े बहुत टॉपिक्स बाकी रह जाएंगे। मैं आपको बोलूंगा लाइव लेकर दिसंबर के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब ये हड़बड़ी हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। अगर आप लाइव करना चाहते हो, मेरे को लाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड वाले भी क्लासेस थोड़े थोड़े करने पड़ेंगे, नहीं तो आप पूरा 100% कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप एक बार मेरे से पर्सनली टेलीग्राम पर बात करना, मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है, अकॉर्डिंगली आप कर लेना। बट लाइव अगर लोगे तो दिसंबर तक 100% कंप्लीट नहीं होगा, दिसंबर 10 तारीख तक, और उससे पहले 1 महीना पहले तो आपको लीव चाहिए ना, ताकि आप अपना रिवीजन कर सको। तो तब तक 100% कंप्लीट नहीं होगा, 70 to 80% कंप्लीट हो जाएगा नवंबर तक। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको ये वाला नहीं करके आपको रिकॉर्डेड में जाना चाहिए। और अगर आप रिकॉर्डेड में नहीं संभाल सकते हो, आप मेरे से टेलीग्राम में बात करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करने का है, वैसे आप कर लेना। पहले बताइए क्या रूटीन कैसे जचाते हैं, वो रूटीन आपको समझ में आया? आप अगर एक प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं, आपको ये करना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट क्या, मैं नॉर्मल लाइफ में मैं हमेशा बात करता हूं, कोई भी एक इंसान जो भी वो लाइफ में अपना गोल लेके, ऑब्जेक्टिव लेके आगे बढ़ रहा है, परस्यू कर रहा है, जैसे मैं टीचर हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा सक्सेसफुल टीचर बनूं, तो मेरे को अपने इस टीचिंग प्रोफेशन को दिन के 12 घंटे 50% ऑफ टाइम देना चाहिए। अगर मैं 24 घंटे में से 12 घंटे अपने किसी एक एक्टिविटी को, एक प्रोफेशन को, एक पर्टिकुलर गोल पर मैं दे रहा हूं, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैं उस प्रोफेशन में आगे बढ़ पाऊंगा, सक्सेसफुल हो पाऊंगा। तो एक स्टूडेंट को 12 घंटे पढ़ाई में देने हैं, एक टीचर को 12 घंटे पढ़ाने में, पढ़ने में देने हैं, बच्चों के साथ देने हैं, सो दैट वो अपना करियर अच्छा डेवलप कर सके, स्टूडेंट अपना करियर अच्छा डेवलप कर सके, अगर वो 12 घंटा रेगुलर बेसिस पर दे। इसी का बिल्कुल आप मेरे को टेलीग्राम करना, जो भी बच्चे जिनको भी मेरे से कुछ बात कर रही हो ना, आप टेलीग्राम करना, मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको आंसर जरूर करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। एंड आप लोग शायद सब टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने सारे डाउट, सारी प्रॉब्लम्स, मेरे सारे अनाउंसमेंट उस टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे, ताकि आपकी कभी कोई क्लास मिस ना हो, कभी कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ये आपका शेड्यूल होना चाहिए, पहले ही दिन में अगर सारे बच्चों को ये क्लियर कर दूंगा, तो आपके लिए ही पूरी की पूरी जर्नी इजी हो जाएगी। अभी आपको और करना ही क्या है, सिर्फ पढ़ाई करना है, तो ऐसे करो ना पढ़ाई, हर 2 घंटे के बाद आधी घंटे का ब्रेक, दो घंटे के बाद फिर 1 घंटे का बड़ा ब्रेक, ऐसे करके करो ना, देखो इजीली आपका रूटीन मैनेज होगा। मैं जब स्टूडेंट था, मैं ऐसे ही पढ़ाई किया करता था, इसके कारण ही मैंने बहुत सारे रैंक स्कोर किए जब मैं स्टूडेंट था। मैंने सीएस में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 5 स्कोर किया था, सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 3 स्कोर किया था, सीए इंटर में मेरा अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 था। ये जितना भी मैं अचीव कर पाया एज अ स्टूडेंट, दैट वाज ओनली बिकॉज आई फॉलोड दिस 12 आवर्स रूटीन। मेरा आर्टिकलशिप चलता था, सीए फाइनल से पहले तो 12 घंटा नहीं पढ़ पाता था, उस समय मैं क्या करता था, सुबह शाम पढ़ता था, बीच में पूरा का पूरा आर्टिकलशिप। लास्ट 4 महीने 3 महीने जब छुट्टी मिली, पूरा 12 घंटे का यही रूटीन के हिसाब से मैं पढ़ाई करता था, जिससे मेरे थोड़े से अच्छे मार्क्स आए। एज अ स्टूडेंट आई कैन से आई वाज सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स। तो हर लेवल पे सक्सेस का अलग दर्जा होता है, किसी को पास ही सक्सेस लगता है, किसी को अच्छा करना ही सक्सेस, मतलब रैंक लाना सक्सेस लगता है। तो मेरे को लगता है स्टूडेंट की लाइफ में मैंने ये जो किया, मेरे लिए आई वाज सक्सेसफुल। शीतल आप एक बार टीम से आज ही बात कर लेना, वो टेलीग्राम लिंक आपको शेयर कर देंगे। वैसे सारे बच्चों को मेल में गया है, व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को गया है, जितने भी आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, आप प्लीज अपना व्हाट्सएप चेक करें, मेल चेक करें, आपको मिल जाएगा। तो आज
फिर ये डिस्कशन मेरे को करना पड़ा आपके साथ। आज हम लोग अपने फर्स्ट क्लास ऑफ बेसिक्स को यही रोकेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। कल भी क्लास इसी टाइम पर सुबह रहेगी, हम लोग इसी टाइम पर मिलेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो कल मिलते हैं और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। आज का आपका होमवर्क सिर्फ यही रहेगा, जो आज पढ़ाया कल बस वो रीड करके आइएगा, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ टॉपिक्स को, आपका कनेक्शन ना छूटे टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टाटा।